सभी बच्चों को हमारा नमस्कार। सभी का स्वागत है मैथ्स विद सचिन सर पे। तो हमने जैसे कि हमने बताया था, हम कक्षा 10 का गणित सोल्व करवाने की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें हमने द्विघात समीकरण यानी कि अध्याय 4 से हमने शुरुआत की है, जिसकी प्रश्नावली 4.1 की वीडियो बना के मैंने डाल दी है, जो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और उसी से अगली जो प्रश्नावली है 4.2, उसको हम इस वीडियो में सोल्व करवाएंगे। इसी तरह हम फिर धीरे धीरे करके 4.3 और इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं 4.2 प्रश्नावली की। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले, और ये वीडियो सारी एनसीईआरटी माध्यम से है, जो कि एचपीएससी बेस पे है, एचपीएससी के जो स्टूडेंट है उनके लिए है, ये हिंदी माध्यम में। ध्यान से सुनना भाई, ये 4.2 प्रश्नावली आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। 4.2 की ये सभी पर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। लेकिन 4.2 को सोल्व कर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो यूज होगा, इसमें यूज होगी गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें गुणनखंड बनाने हमें हमें एक इक्वेशन दी होगी, जैसे ये दी, मैंने एग्जांपल ले लिया है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और 0, ये हमने एग्जांपल लिया है। ये द्विघात समीकरण का एग्जांपल है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। द्विघात समीकरण को हम ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जहां लेकिन क्या होना चाहिए, ए की जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें x के मान निकालने हैं, मूल ज्ञात करने, x के मूल ज्ञात करने हैं। इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी, x का मान आएगा, वो हमें बताना है। और किस विधि से बताना है? गुणनखंड विधि से बताना है आपको। सबसे पहले तो हम समझेंगे गुणनखंड विधि होती क्या है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो द्विघात समीकरण हमें दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसमें हमने गुणनखंड किसके बनाने हैं? हमने बनाने हैं इसके 10 के। इसके 10 के गुणनखंड बनाने हैं। ध्यान से देखना भाई, मैं इस 10 को यहाँ लिख देता हूँ। इस 10 के गुणनखंड बनाने हैं, हमें फैक्टराइजेशन करने हैं। आप इस तरह भी बना सकते हो, जैसे 2 से पहले इसको डिवाइड करोगे, 2 पंजे 10। अब ये 5, 5 एकम 5, यानी कि इसके जो फैक्टर बन गए 2 और 5 बन गए। अब ध्यान से देखना, 2 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया? 3। 2 और 5 को हम जोड़ेंगे, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। हमें सिर्फ 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी दोनों की हम गुणा कर दें तो वो हमारा 10 आए। और हम या उसको चाहे प्लस करें या माइनस करें, हमारे पास बीच में ये आनी चाहिए वैल्यू -3 वाली। ध्यान से देखना भाई, -3 वाली वैल्यू आनी चाहिए। और -3 की वैल्यू तभी आती है जब हम बड़ी रकम को माइनस ले लेते हैं और छोटी को प्लस। ध्यान से सुनना, जब हम बड़ी रकम को माइनस ले लेते हैं और छोटी रकम को प्लस। अब ध्यान से देखो, जो 10 के हमने फैक्टर बनाए हैं, जो 10 के बनाए हैं फैक्टर हमने, मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, 2 और 5 बनाए हैं। 5 दूनी 10 होता है। देखो, दोनों की गुणा करेंगे तो हम 10 के इक्वल आएगा। लेकिन जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और दोनों को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए। अब देखो, 3 किसका चाहिए? माइनस का। तो हमें बड़ी रकम बना देते हैं माइनस की और छोटी बना देते हैं प्लस की। तो यहाँ से हमें 2 फैक्टर बन गए, यानी कि 2 गुणनखंड मिल गए हमें इस समीकरण के। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, इस -5x को पहले पुट करेंगे, -5x, एक्स लगा देना साथ में, और प्लस का इस छोटे को बाद में 2x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया आपका। सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इस 10 की वैल्यू बना निकाली है, 10 के फैक्टर बनाए हैं, 10 के गुणनखंड बनाए हैं, जो हमारे आए हैं 2 और 5। हमने देखा यहाँ, हमने यहाँ इक्वेशन में चेक करना है, ये जो बीच वाली टर्म है इसमें क्या है? -3 है। ये -3 है, हमें ये माइनस लेके आना, तो हमने बड़ी रकम को क्या करना है? माइनस कर देना बड़ी रकम को। क्योंकि -5 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो ही हमारा -3 आंसर आएगा, इसलिए हमने बड़ी रकम को क्या ले लिया? माइनस। और बड़ी वाली पहले लिख दी, -5x प्लस 2x और -10। अब इसको हमें सोल्व करना। अब देखो, इन दोनों में देखना हमने क्या कॉमन है, क्या कॉमन हमने देखना है? x कॉमन है। तो यहाँ x का स्क्वायर था तो ये बचा x, और यहाँ से x गया तो यहाँ रह गया -5। अब इन दोनों में चेक करना है। इन दोनों में देखो, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, तो इसको 2 बार ले लेंगे तो x -5 बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 था ये हमारा। अब ध्यान से देखो भाई, ये दोनों ध्यान से देखो, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये कॉमन आ जाएंगे। x -5 कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचेगा? x और 2 का पेयर बन जाएगा, x प्लस 2 का पेयर बन गया, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2, यानी कि 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब एक बार इसको x माइनस इज इक्वल टू 0 और एक बार इसको x प्लस इज इक्वल टू 0, ये हमें पुट करना है। अब देखो, यहाँ से 5 इस तरफ लेके जाऊंगा तो मैं क्या आ जाएगा? प्लस में x प्लस 5, यानी कि x का एक जो मूल आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। और इसको परली तरफ लेके जाऊंगा तो -2, एक x का जो मूल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। इस तरह हमें
हर क्वेश्चन के इसमें जो समीकरण हमें दिए हैं उन सभी के हमें क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, उन सभी के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है। अब एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, धीरे धीरे करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आराम आराम से, ताकि आपको समझ में आता रहे। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास, पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं और उसके बाद हमारे पास 5 क्वेश्चन और हैं, यानी कि टोटल इसमें 6 क्वेश्चन हैं। हम सभी को एक एक करके सोल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज से शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को हम सोल्व करते हैं, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल में आपको सोल्व करवाया था। ध्यान से देखना है। ये समीकरण हमें दी गई है, ये समीकरण हमें दी गई है क्वेश्चन में, और हमने इसको सोल्व करना है। हमने इसमें x के समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। ध्यान से सुनना है भाई। मूल का मतलब क्या है कि हमने x का मान बताना है, x का मान क्या आएगा, सिर्फ सिंपल इसी को सोल्व करना है, x का मान बता देना। ध्यान से देखना भाई। अब हमें सिर्फ से सबसे पहले इस 10 को उठाना है, यहाँ पे 10 को लिखना है। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। यहाँ से दो फैक्टर हमारे पास आ गए, 2 गुना 5। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 मिल रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। अब हमें चेक करना है कि -3 चाहिए, तो बड़े में से हम क्या करेंगे, छोटे को घटा देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 5 और प्लस का 2। ये दो हमें इसके फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड मिल गए हमें इसके। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर -5x, बड़े को पहले लिखेंगे, फिर प्लस का 2x लिखेंगे, और -10 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, बराबर में 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में चेक करेंगे हम, इन दोनों में देखो, इन दोनों में हमने देखा कि क्या x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन लिया, यहाँ से x -5 यहाँ बचा। अब इन इन दोनों में हम चेक करेंगे, इन दोनों में हमने चेक किया तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन है, प्लस लगा के मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा x, यहाँ होगा -5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो, ये दोनों सेम पेयर बन गए, सेम पेयर, तो इनमें से एक कॉमन आ जाएगा, यानी कि x-5 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x+2, यहाँ लिख दूंगा मैं इसको x+2, और बराबर में क्या है, 0। अब ध्यान से देखना है। अब एक बार इस वाले को बराबर 0 करेंगे और एक बार x+2 वाले को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, इस 5 को परली तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इस 2 को परली तरफ लेके जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ से। तो ये इस समीकरण के मूल आ गए, हमने मूल, ठीक है, मूल ज्ञात कर दिए हैं। मूल का मान क्या है, एक का 5 और एक -2 आया है। ये क्वेश्चन हमने हमारा इसी सॉल्यूशन के साथ, मतलब इसी आंसर के साथ हमारा पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सोल्व होता है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब ध्यान से देखना, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखो। दूसरे क्वेश्चन ये दिया हमें 2x² प्लस x-6 दिया है। जब हमने द्विघात समीकरण पढ़ी तो उसमें पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। अब जो हमें x के आगे लिखा होता है, x के आगे जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 2, इस 2 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से। सबसे पहला काम हमारा है कि हमने x को खाली करना है, x को खाली, यानी कि हमें सिर्फ x² रखना है, x² जमा x-6 x² रखना है हमें, आगे सिर्फ x² रखना है। तो इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा मैं 6 के साथ, 2 छिक्के कितना होगा हमारा 12, इस 12 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इस 12 के हमें फैक्टर बनाने हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कर देनी है, इस वाले 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कर देनी है, और उसके फैक्टर बना देने हैं। ध्यान से देखना भैया, 2 पे डिवाइड करूंगा मैं इसको, 2 छक्के 12, फिर 2 से करूंगा तो 3, 3 से करूंगा तो 1। अब हमारे पास फैक्टर बन गए 2 गुना 2 गुना 3, ये हमारे पास फैक्टर बन गए 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 4 3 12। अब ध्यान से देखना है, अब हमने चेक करनी है ये बीच वाली वैल्यू, बीच वाली वैल्यू क्या है, 1, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1। अब हमें इनका प्लस और माइनस करना है, जिससे हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अब देखो इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4, इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ 3, तो 4 और 3 हमारे पास फैक्टर आ गए, 4 और 3 इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है, 4 और 3 क्या बनेंगे हमारे, 4 3 12, यानी कि मैं इसको लिखूंगा, एक 4 बन गया, एक 3 बन गया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, प्लस का x चाहिए। यहाँ पे हमने चेक किया तो हमें प्लस का x चाहिए, प्लस का x चाहिए तो छोटे वाला माइनस का कर देंगे हम, बड़े वाला प्लस का। अब ध्यान से देखो ये क्यों किया, 4 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 हमारा क्या आएगा, प्लस वाला, बस इसलिए हमने बड़ी रकम है जो उसको प्लस ले लिया और छोटी को क्या ले लिया, माइनस ले लिया। अब इसको सोल्व करते हैं, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। देखो 2x² था, बड़ी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे +4x, फिर माइनस में छोटी थी 3x, ये -6 और इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, ना आगे वाली रकम छेड़नी और ना पीछे वाली, बस बीच वाली को चेंज कर दिया हमने। अब ध्यान से देखो, इस 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो डायरेक्ट ऊपर वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब चेक करना भाई इन दोनों में, पहले वाले पेयर में क्या कॉमन है, देखो 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 भी और 4 भी, और x भी कॉमन है, 2 और 4 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ 2x, 2x मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। यहाँ से
यहाँ से मैंने 2x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है x गुना x, यानी कि 2x थे, एक x मैंने उठा के बाहर रख लिया तो यहाँ क्या बच गया, एक x बच गया, तो मैं रखूंगा यहाँ पे एक x प्लस में। अब ध्यान से देखना, इस वाले को देखना, ये जो 4x था इसको 2 गुना 2 और x, ये 2x मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 2, तो यहाँ लिख दूंगा मैं x+2, तो ये x+2 यहाँ पे बच गया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, दोनों 3 की टेबल में, तो मैं यहाँ माइनस लगा के 3 कॉमन ले लूंगा, 3। ठीक है, अब मैं माइनस लगा के 3 कॉमन लिया, ये 3 के टेबल में यहाँ तो क्या रह गया, x बचा, यहाँ बचा x, क्योंकि 3 कॉमन ले लिया इसमें से। अब माइनस का 3 की टेबल में 6 आता है 2 पे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमने बाहर कॉमन क्या लिया है, -3। और ये हम ऐसे क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने ये दोनों पेयर सेम बनाने होते हैं, सेम, बिल्कुल सेम। अब देखो ये दोनों पेयर बिल्कुल सेम हो गए, x+2 यहाँ भी, x+2 यहाँ भी, तो इन दोनों में से मैं एक कॉमन लूंगा, यानी कि x+2 लिखूंगा यहाँ पे। अब जो बच गया, अब ये क्या बच गया, अब ये वाली रकम हमारे पास बच गई 2x और -3, 2x -3 इसका अलग से पेयर बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा 2x -3, और बराबर में क्या था, 0। अब एक बार x+2 को बराबर 0 रखेंगे और एक बार 2x-3 को बराबर में 0 रखेंगे, ये रखना हमने। अब ध्यान से देखना भाई, अब इसको 2 को परली तरफ भेजूंगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि x का एक मूल क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा हमारा यहाँ, -2। ठीक है, x का एक मूल आ जाएगा -2, और दूसरे वाला चेक कर लेते हैं, x का एक मूल आ जाएगा -2, और दूसरे वाला देखते हैं, ध्यान से देखना भाई, 2x, इस 3 को परली तरफ भेजूंगा तो मैं प्लस का 3, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा हमारा दूसरा मूल। तो हमने इसके मूल ज्ञात कर दिए, और इसके समीकरण के मूल क्या आ गए हैं, हमने लिखना है यहाँ समीकरण के मूल। समीकरण के मूल हमारे पास क्या आ गए हैं, -2 और 3/2, ये हमारे पास समीकरण के मूल आ गए। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होता है खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले पेज पे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अब ध्यान से देखना भाई, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो, अभी मैंने बताया था जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है आगे होगा उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पीछे कर देते हैं, यहाँ पीछे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, वर्गमूल 2। ध्यान से देखना भाई, वर्गमूल 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 वर्गमूल 2 से। अब देखो, हमेशा जब भी वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 2। जैसे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 3। वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 करेंगे तो हम उसका आंसर क्या आएगा, 5। ध्यान से समझ लेना भाई। इसी तरह जब वर्गमूल 2 की गुणा 5 वर्गमूल 2 से करेंगे, इस वर्गमूल 2 का क्या हो जाएगा, 2, और 5 साथ में है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। अब ध्यान से समझ लेना भाई, वर्गमूल 2 की गुणा हमने कर दी 5 वर्गमूल 2 के साथ। अब इस वर्गमूल 2 के साथ वर्गमूल 2 की गुणा होगी तो ये बनेगा 2, और यहाँ से हमें मिलेगा 10। बस अब इस 10 के हमें फैक्टर बनाने हैं, इस 10 के फैक्टर हमें बनाने हैं, 2 पंजे 10 और 5 और 1, यानी कि 2 गुणा 5 हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें दोनों बीच में क्या चाहिए, 7 चाहिए। यही चीज हमने देखनी है कि हमने बीच में क्या चाहिए, 7 चाहिए। अब इन दोनों को ऐड करने पे 7 आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे 7 आएगा, तो इसका मतलब क्या, हमें 5 भी प्लस का चाहिए और 2 भी प्लस का चाहिए। 5 और 2 कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो हम 10 आ जाएगा। बस इसकी वैल्यू पुट कर देनी है अब यहाँ पे। वर्गमूल 2 एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना भाई, वर्गमूल 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप, बड़ी बड़ी पुट करना चाहो तो बड़ी पुट कर लो, छोटी पुट करना चाहो तो छोटी पुट कर लो। छोटी पुट करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे छोटी रख देता हूँ, 2 रख दिया, यानी प्लस में 2x, और उसके बाद 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना भाई, ये जो हमारे फैक्टर बने थे, गुणनखंड बने थे, ये मैंने यहाँ पुट कर दिए यहाँ। ठीक है, 2x प्लस में 5x, इस 5 के साथ ये 5 ऐड कर दिया और इस 2 के साथ ये 2 ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखना भाई, ये वाला पेयर चेक करूंगा मैं, ये वाला पेयर अभी मैंने आपको बताया था, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को, 2 का मतलब क्या है, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। ठीक है, 2 का मतलब है ये 2 वर्गमूल 2, यानी कि वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आंसर आएगा। अगर हमारे पास 2 है तो उसको भी तो मैं यही लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2, ये लिख सकता हूँ मैं। अब ध्यान से देखना भाई, एक वर्गमूल 2 यहाँ पे है और एक वर्गमूल 2, इसको भी तो यही लिख सकता हूँ, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। ठीक है, एक वर्गमूल यहाँ से और एक वर्गमूल यहाँ से, दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, और 2x एक्स स्क्वायर यहाँ पे और एक x यहाँ पे, तो वर्गमूल 2x कॉमन आ जाएगा, वर्गमूल 2x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आपका। अब देखना ध्यान से, यहाँ वर्गमूल 2 बार आ गया, एक x यहाँ आ गया तो x रह गया। अब यहाँ पे वर्गमूल 2, यहाँ पे कितने वर्गमूल थे, वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 के साथ थी और साथ में x था, ये वाला हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, वर्गमूल 2। बस इसको लिख देंगे हम यहाँ पे वर्गमूल 2। अब प्लस में,
अब यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में 5 दिखाई दे रहा है तो 5 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x और वहाँ बचेगा वर्गमूल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये दोनों पेयर सेम हो गए, ये दोनों जोड़े सेम हो गए, तो इन दोनों को में से एक कॉमन ले लेंगे, वर्गमूल 2। अब यहाँ पे क्या बचा, ये वाला बचा और ये वाला, इन दोनों को एक पेयर बना के लिख देंगे, एक जोड़ा बना के लिख देंगे, वर्गमूल 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0। अब पहले इसको वर्गमूल बराबर में 0, फिर इसको वर्गमूल 2x जमा में 5 इज इक्वल टू में 0, ये एक बार इसको 0 के बराबर में टेकेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर में रखेंगे। अब ध्यान से देखना भाई, ये परली तरफ जाएगा, माइनस का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब ये वर्गमूल 2x, पहले इस 5 को परली तरफ भेजूंगा, -5, यहाँ से x निकालना है, कोई भी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है तो परली तरफ जाके क्या होगी, डिवाइड में हो जाएगी, वर्गमूल 2। यहाँ से समीकरण के जो मूल आ गए, समीकरण के मूल हमारे क्या आ गए, एक तो आ गया माइनस का वर्गमूल 2 और एक हमारा क्या आ गया, माइनस का 5 बटे वर्गमूल 2 आ गया ये। ठीक है, इसका ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन बढ़िया था ये, इसको ध्यान से देखना, वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो फिर भी कमेंट कर देना आप, मैं आपके लिए दोबारा से कोई शॉर्ट्स वगैरह बना के डाल दूंगा, आपको समझाने की हमने जिम्मेवारी ली है तो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट चेक करते हैं हम, ध्यान से देखना भाई, ये वाला दिया हमें, ये वाला पार्ट दिया है। अब देखो ये डिवाइड में है, सबसे पहले हमें इसको खत्म करना होगा। इसको खत्म करने का मतलब क्या है कि पहले इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, इसको बोलते हैं हम एलसीएम लेना। एलसीएम लेने का मतलब क्या है, पहले इस 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा मैं 2 के साथ, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, माइनस फिर इस 8 की मैं करूंगा इसके साथ, ये कितना हो जाएगा, 8x। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगा 8x प्लस में इस एक के साथ नहीं करना क्योंकि इसके तो नीचे था ही है, अब इसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये 8 आपका हो गया खत्म। अब ये बन गई नई इक्वेशन आपके पास। अब वही काम करना है, जो x² के साथ था वो हमें यहाँ गुना करना है 16 के साथ, एक के साथ, तो 16 गुना एक हमारे पास कितना होगा, 16 एकम 16, इस 16 के हमने फैक्टर बनाने हैं, इस 16 के हमने फैक्टर बनाने हैं और इसके फैक्टर हम बना के छोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, अब 2 पे जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर इसको 2 पे भेजेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, यानी कि कितने बन गए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हमारे पास फैक्टर बन गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ध्यान से देखना भाई, हमें क्या चाहिए, माइनस का 8 चाहिए बीच में, यानी कि इनकी दोनों की जमा या घटा करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। ध्यान से सुनो भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 4, 4 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 तो हमें मिल जाएगा। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, लेकिन हमें इन दोनों को ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 8 चाहिए, हमें माइनस का 8 चाहिए, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस के लेना पड़ेगा, दोनों मूल हमारे क्या बनेंगे, यानी कि दोनों गुणनखंड क्या बनेंगे, माइनस के। माइनस माइनस वाला को जब मैं ऐड करूंगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करनी है बस। अब हमें 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इन दोनों की माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा, और प्लस का 16 यानी कि प्लस का 16 ही हमें चाहिए। बस हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, यानी कि ये फैक्टर बन गए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ देखो अब ये बन गए। अब सबसे पहले इन दोनों को चेक करूंगा मैं, देखो दोनों 4 के टेबल में आते हैं और x भी एक एक है दोनों में, तो निकाल लेते हैं, 4 निकाल देते हैं, 4 के साथ निकाल देते हैं x इसमें से। देखो ये 4 के टेबल में 4 पे आता है, एक x निकल गया तो x, 4x बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 1, बस ये लिख देना। आप देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ माइनस का 1 कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन, ये 4x तो ऐसे की ऐसे आएगा। अब माइनस कॉमन लिया है, अंदर प्लस है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना भाई, ये दोनों पेयर बिल्कुल सेम बन गए हैं, तो इन दोनों पेयर्स में से एक कॉमन लूंगा मैं, इन दोनों जोड़ों में से 4x माइनस 1, और जो बचा है उनका एक पेयर बना दूंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0, फिर दूसरे को 4x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x का मान निकालूंगा मैं, 4x इज इक्वल टू, ये माइनस का था तो पहली तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का x की वैल्यू निकालूंगा तो 1/4, यहाँ से एक मूल आ गया 1/4, दूसरे को निकालूंगा x की वैल्यू, यहाँ से इसको पहली तरफ भेजूंगा तो 1, और अब x इसको परली तरफ भेजूंगा तो 1/4 आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो दोनों जो मूल आ गए समीकरण के सेम आ गए हैं, समीकरण के मूल बिल्कुल समान आ गए हमारे, क्या आ गए हैं, 1/4 कोमा 1/4, ये हमारे समीकरण के मूल आ गए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट था ये खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, यानी कि 5वां पार्ट है।
इसको देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। फिर से वही बात, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 100, इस 100 की 100 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे एक के साथ, तो 100 की मल्टीप्लाई जब हम एक से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 100, और इसी 100 के हमें फैक्टर बनाने हैं। पहले 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 25 दूनी 50 होता है। 5 के टेबल में जाएगा, 5 5 25, अब 5 पे जाएगा फिर एक हम, यानी कि ये 2 गुना 2 गुना 5 गुना में 5, ये हमारे फैक्टर बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि जो बीच में है इनकी जमा घटा करने से कितना आना चाहिए, -20 आना चाहिए, इसका ध्यान रखना हमने, -20। अब ध्यान से देखो भाई, -20 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन इन सभी को चेक करना होगा। देखो 2 दूनी 4, ये होगा 25, देखो 25 में से 4 घटाओगे तो 21 होगा, लेकिन गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, घटाओगे तो 21 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 20 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 और 10 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 20, बस हमें यही 20 चाहिए। लेकिन ये हमें किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, तो दोनों माइनस का 10 होना चाहिए और माइनस का 10, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, किसका माइनस का। तो दो गुणनखंड हमारे बन गए, वो क्या बन गए, ये -10, ये वाला भी हमारा क्या बनेगा -10। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, 100x² -10x और -10x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है, ये बन गया 0। अब मैं आपको एक तरीका और सिखाऊंगा इसका गुणनखंड बनाने का, अगर आपको वो समझ में आता है तो आप उससे भी कर सकते हो, आप अगर आपको वो समझ में आ जाए तो ध्यान से सुनना। अब चेक करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं फिर बताता हूँ आपको। इसको देखेंगे हम, दोनों 10 की टेबल में आते हैं और x भी दोनों में है, तो 10 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 10x कॉमन ले लिया हमने। 10 की टेबल में 10 पे आता है, 2x है तो 1x रह गया, ये 10x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ 1 बच गया। उसी तरह सेम इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 10x, ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ -1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। अब ध्यान से देखना, ये वाले दोनों पेयर फिर से समान हो गए, ये वाले दोनों पेयर, ये दोनों पेयर सेम हो गए। अब यहाँ चेक करेंगे हम, 10x -1 कॉमन आ जाएगा हमारा, फिर वहाँ अंदर जो पेयर बचेगा ये बचा हुआ इसका बना देंगे एक, 10x -1 इज इक्वल टू में 0। अब एक बार तो इसको 0 के इक्वल टेकेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। अब देखो इस एक को ऊपरली तरफ भेजूंगा मैं, 10x इज इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा मैं, x का मान निकालूंगा तो 1/10 आ जाएगा, ये एक मूल हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरे को ज्ञात करते हैं, 10x, इसको ऊपरली तरफ भेजूंगा तो मैं 1, x इज इक्वल टू में 10/1/10, तो यहाँ पे जो समीकरण के हमारे मूल आ गए, समीकरण के मूल, जो समीकरण के हमारे मूल आ गए हैं तो वो 1/10 1/10 आ चुके हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ लेना बिल्कुल आराम से, मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे पास, ताकि मैं आपको बता दूं इसको कैसे सोल्व करना और तरीका। चलो मैं आपको एक आसान तरीका और बताता हूँ ध्यान से, अगर आपको ये समझ में नहीं आता, जैसे हमारे पास ये समीकरण दी है 100x² -20x प्लस 1, ये समीकरण हमें दी है और हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है, इसको सोल्व करना है। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो देखो ध्यान से सुनना। पहला काम तो हमारा ये है ही, इस 100 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमें 100 के फैक्टर बनाने हैं, ध्यान से सुनना भाई, हमें 100 के 2 फैक्टर बनाने हैं। ऐसे फैक्टर जिनका सम या जिनका जिनकी जोड़ या माइनस, जिनका जोड़ या घटा कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस 20 को ही तोड़ लेते हैं, ध्यान से सुन लो। 20 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 20 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, जिसकी गुणा करने पर कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, ध्यान से समझ लेना इस बात को। 20 के टुकड़े करने हैं हमें, यानी कि 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिनकी गुणा करने से क्या आना चाहिए 100 मिल जाना चाहिए हमें। ध्यान से देखो, मैं पहले आपको तोड़ के दिखाता हूँ। जैसे 15 और 5 भी तो 20 बनेगा, 15 और 5 भी तो 20 होगा, लेकिन 15 और 5 की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 पंजे कितना होता है 75। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पेयर नहीं चलेंगे, उनकी गुणा कितनी आनी चाहिए 100 आनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, अब अब मैं इसको तोड़ता हूँ, यानी कि और वैल्यू में तोड़ता हूँ। जैसे 17 और 3 कितना होता है, 17 और 3 20 होता है, लेकिन इनकी गुणा करोगे तो 17 3 कितना होगा 51, हमें कितना चाहिए 100 चाहिए, तो ये भी नहीं चलेगा। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसको तोड़ता हूँ 10 और 10 में। अब देखो 10 और 10 कितने होते हैं 20, और 10 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 100, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पेयर चलेंगे, ये दोनों पेयर चलेंगे। अब हमें ये देखना कि ऊपर क्या है, माइनस है, ऊपर माइनस कब आएगा, माइनस का 20 कब आएगा, माइनस का 20 कब आएगा, जब आएगा जब ये दोनों माइनस के होंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना है, -2 जैसे -3, इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो -5 आएगा, और
2 + 3 को ऐड करेंगे तो इसको प्लस का 5 आएगा। ध्यान रखना ये दोनों माइनस के होते हैं। जैसे अब -10 और -10 ये दोनों करूंगा तो मैं दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का 20 हो जाएगा। इसीलिए हमारे पेयर क्या बन गए, -10 और -10 बन गए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह भी आप सोल्व कर सकते हो बीच वाली वैल्यू को इस वैल्यू को तोड़ के। ठीक है, बीच वाली वैल्यू को तोड़ के भी आप बना सकते हो इसके फैक्टर। और भी मैं आपको बताता रहूंगा आगे आगे बताता हूँ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपको फिर से इसी तरीके से करवाता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ध्यान से देखना दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपके उदाहरण 1 के 2 पार्ट दिए हुए हैं, 2 भाग दिए हुए हैं। जो पहला भाग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो भाई, इस क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं पहले आपको। पहला एग्जाम्पल यानी कि उसमें 2 उदाहरण है, उस उदाहरण में 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, जॉन और जीवंती दो के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, यानी कि 2 बंदे हैं, एक तो जॉन है और एक जीवंती है, दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। ध्यान से समझना भाई, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 खो दिए। देखो, अगर मैं मान लेता हूँ जॉन के पास, मान लेता हूँ, ध्यान से समझना भाई। अब एक बात समझना, जॉन है, जैसे जॉन जो बंदा है, जॉन के पास कितने संख्या, जॉन के पास मैंने मान लिए कि 10 कंचे हैं, 10 कंचे, जॉन के पास 10 कंचे मान लिए मैंने। दोनों के पास 45 हैं। ध्यान से सुनना भाई, दोनों के पास 45 हैं। तो जो जीवंती है, जीवंती के पास कितने बचेंगे? अगर जॉन के पास 10 हैं तो 45 में से 10 घटा लोगे तो 35 बच जाएंगे। समझ गए आप? जॉन के पास जीवंती के पास कितने बच गए? 45 बच गए। बस इसी बात का ध्यान रखना है, हमने 45 में से घटा के लिखना है। यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना जॉन के पास कंचे, ठीक है, माना जॉन के पास कंचे लिख देते हैं हम, जॉन के पास कंचे। ठीक है, जॉन के पास कंचे लिख दिया हमने। तो यहाँ लिखेंगे कितने कंचे मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं जॉन के पास। फिर माना जीवंती, जीवंती के पास कंचे कितने हो गए? अब इसको क्या करेंगे हम, 45 में से घटा देंगे, 45 में से माइनस एक्स कर देंगे। क्यों कर देंगे, अभी मैंने आपको बताया है। जैसे जोन है, जोन के पास मैंने मान लिया 30 कंचे हैं, टोटल हमारे पास 45 कंचे हैं, टोटल 45 हैं। जोन के पास 30 आ गए, तो जो दूसरा बंदा बच गया, जीवंती जो हमारी बच गई, उसके पास कितने आएंगे, 30 में 45 में से 30 घटाओगे तो 15 बच गए। बस यही लिखा, अगर जोन के पास एक्स है तो 45 में से घटा के जीवंती को दे दिया हमने। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे देखो, दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। ध्यान से देखना भाई, दोनों ने 5 कंचे खो दिए, यानी कि यहाँ लिखता हूँ मैं 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 कंचे खोने के बाद। अब जॉन के पास कितने बचेंगे? अगर जॉन के पास, ध्यान से सुनो, जॉन के पास 10 कंचे थे, उसने 5 खो दिए तो -5 हो गए, उसके 5 खो गए तो कितने बच गए? 5 बच गए। यही करना हमें। तो जॉन के कंचे कितने रह जाएंगे? जॉन जॉन के पास कितने कंचे रह जाएंगे? x-5 रह जाएंगे। और जीवंती के बाद, जीवंती के पास कितने रह जाएंगे? जीवंती के पास थे पहले 45 माइनस एक्स, उसने 5 खो दिए तो माइनस का 5 करोगे। अब ध्यान से सुनो भाई, ये 45 में से 5 क्या हुआ, घटेगा, तो 40 माइनस एक्स बच जाएंगे जीवंती के पास। ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशन अलग आ गई, एक तो ये आ गई और एक ये आ गई। अब आगे देखो उसने क्या बोला है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124, यानी कि 5-5 खोने के बाद जो गुणा करेंगे, गुणनफल का मतलब होता है उन दोनों की गुणा, 124 कंचे बच गए उनके पास। तो हमें वैल्यू बतानी है उनकी, यानी कि उनका मान बताना कितने कितने कंचे उनके पास शुरुआत में थे। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हम क्या क्या लिखेंगे, यानी कि जोन के कंचों का गुणनफल, जीवंती के कंचों का गुणनफल कितना है, 124 हमें क्वेश्चन में दिया है, 124। 5 खोने के बाद जोन के पास बचे x-5, और 5 खोने के बाद जीवंती के बाद पास बचे 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है इन दोनों की गुणा करके 124 के बराबर। बस अब इसकी सिंपल गुणा करनी है, जो कि हमने 4.1 में आपको सिखाई थी और आपको बताया था कैसे कैसे गुणा करनी है। इस x की, इस x की पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 40 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारा 40x। अब यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद इस x की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस लगा के। तो x की जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x स्क्वायर। इसी तरह अब x की दोनों के साथ होगी, तो अब इस 5 की इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी कि -40 पंजे कितना होता है, 200, यानी कि 4 पंजे 20, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दोगे। अब इस 5 की यहाँ पे देखो, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, प्लस का 5x, और बराबर में क्या हमारे पास 124। यहाँ से हम बनाएंगे द्विघात समीकरण। ध्यान से देखना भाई, अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा 40x प्लस 5x, 40 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। यहाँ लिखूंगा मैं 45x
माइनस एक्स स्क्र माइनस 200 और बराबर में क्या आ गया 124। अब ध्यान से सुनना भाई, ये एक्स स्क्र, ये जो हमारा एक्स स्क्र है यहाँ क्या है माइनस में है, तो इसको मैं परली तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इस इन सभी को परली तरफ लेके जा रहा हूँ मैं, इन सभी को परली तरफ। ठीक है, ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ लिखूंगा भाई इन सभी को परली तरफ। इस एक्स स्क्र को यहाँ 124 था, इस तरफ 124 था, प्लस इस एक्स स्क्र को लेके आऊंगा ये प्लस हो जाएगा, इस 200 को लेके आऊंगा ये प्लस का 200 हो जाएगा, और ये 45 माइनस का 45 एक्स इज इक्वल टू वहां पे रह गया 0। इसको इन सभी को इस वाली सभी वैल्यू को इस वाली सभी वैल्यू को मैं इस तरफ ले आया 124 के पीछे। देखो ये यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का हो गया, ये माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का हो गया। अब 45 यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ आके माइनस का हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे हमारी द्विघात समीकरण बन जाएगी। ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर चेक करता हूँ, कोई नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ध्यान से सुनना भाई, यहाँ पहले लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद जिसके साथ एक्स लगा है, किसके साथ लगा है 45 के साथ, तो माइनस 45 एक्स, माइनस 45 एक्स लिख दिया। अब देखो 124 भी प्लस का है और 200 भी प्लस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 324 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना भाई, 324 हो गया हमारे पास। अब हमें 324 के गुणनखंड बनाने हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको साफ करके, यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने बनाने हैं 324 के गुणनखंड। ठीक है, 324 के गुणनखंड, 324 के गुणनखंड बनाने हैं हमें। क्या हमारे पास बीच में उनकी जमा घटा करने पर कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, 45। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। अब देखो यहाँ से पहले इसको दो पे, दो एकम दो, दो छिके 12, दो दूनी 4। ठीक है, अब इसको फिर से दो पे, दो अट्ठे 16, दो एकम दो। अब देखो तीन पे जाएगा, तीन दूनी 6, तीन सत्ते 21, फिर से तीन पे जाएगा, ये तीन निम 27, फिर से तीन पे जाएगा, तीन तिया 9। ध्यान से देखना भाई, अब तीन पे जाएगा, तीन एकम तीन, अब एक आ गया तो इन सभी को लिख लेते हैं हम, जैसे दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन गुणा तीन, यानी कि 4 बार 3 आया हमारे पास। अब ध्यान से देखना भाई, अब हमें वो दो फैक्टर बनाने हैं इनके, जिसकी जमा और घटा कितनी आनी चाहिए 45 आनी चाहिए, 45, और उनकी गुणा कितनी आनी चाहिए 324 आनी चाहिए। अब ध्यान से सुन लेना भाई, अब इसको चेक करते हैं हम। देखो तीन तिया 9, तीन तिया 9 यहाँ पे है और दो दूनी 4 यहाँ पे है। अब इसको चेक करते हैं, देखो 9 चौके कितना हो गया, 4 नीम कितना हो गया 36 और 9। देखो 36 और 9 कितना होता है 45, यानी कि 45। तो यहाँ से आपके फैक्टर क्या बन जाएंगे 36 और 45 बन जाएंगे, लेकिन किस चीज़ के चाहिए, दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 36 और 9 45 हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो 45, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 324 आ गया हमारा। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो हमने यहाँ चेक किया कि माइनस है हमारे पास, माइनस, तो दोनों हमारे क्या होंगे माइनस के होंगे, माइनस के। तो हमारे जो दो फैक्टर बन गए, मैं इसको इरेज करके अब क्वेश्चन में फिट कर देता हूँ। 36 और 9 बन गए हमारे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट वैल्यू इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x, एक्स स्क्र माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, पहले पेयर में हमें कॉमन लेना, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे x माइनस 36। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 9 कॉमन है, माइनस 9, माइनस 9 जब कॉमन लोगे तो आप यहाँ x माइनस 36 लिखोगे, क्योंकि 36 की मल्टीप्लाई जब 9 से करोगे तो क्या आएगा 324 आ जाएगा। अभी हमने फैक्टर बनाए इसके। ठीक है, अब दोनों देखो, ये दोनों पेयर क्या हो गए बिल्कुल सेम हो गए, तो x माइनस 36 अलग कर देंगे हम, और यहाँ पे जो बचेगा x माइनस 9 इसको अलग लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 के। ये हमने बताने थे। अब एक बार इसको लिखेंगे 0 के बराबर, और एक बार इसको लिखेंगे हम 0 के बराबर घटा 9 इज इक्वल टू 0, इसको लिख देंगे हम 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखो x इज इक्वल टू क्या आ गया 36, और इस 9 को परली तरफ लेके जाएंगे तो x का मान कितना आ गया 9। तो यहाँ पे जो x के हमारे मान आ गए, दो आ गए, यानी कि x के दो मान आ गए, एक तो 36 आ गया, एक 9 आ गया। अब हमें चेक करना है, अब हमें क्या चेक करना है कि उनके पास कितने कितने कंचे थे, लेकिन ये एग्जाम्पल दिया है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 36 और 9। अब ध्यान से देखो, जॉन के पास हमने मानना था कितने कंचे थे, x कंचे थे। ठीक है, और जीवंती के पास कितने थे, जीवंती के पास थे 45 माइनस एक्स कंचे। ध्यान से देखना भाई, 45 माइनस एक्स कंचे। अगर x की वैल्यू हम 9 लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 9 लेते हैं, तो जीवंती के पास कितने बचते हैं 36, और x की वैल्यू हम यहाँ 36 लेते हैं तो जीवंती के पास कितने बचते हैं 9।
तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है, ये दोनों वैल्यू हमारी x की आ गई, यानी कि x के मूल थे, जो समीकरण के मूल थे हमने ज्ञात कर दिए। इस तरह ये एग्जाम्पल सोल्व करना है। ठीक है, ये उदाहरण है आपका। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला पार्ट, यानी कि उदाहरण एक में दो पार्ट है, तो पहला ये था, तो दूसरा चेक करते हैं, ये वाला रहा दूसरा। दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आपका चेक करते हैं। ध्यान से सुनना भाई। उसने बोला है एक कुटीर उद्योग, यानी कि कुछ कोई बिजनेस करता है, छोटा मोटा बिजनेस होते हैं कुटीर उद्योग, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने बनाने का बिजनेस है उसके पास, कुछ खिलौने बनाता है वो। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ध्यान से सुनना भाई। मैं मान लेता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे हमने मान लिया भाई, एक दिन में 10 खिलौने बनाए हैं, 10 खिलौने निर्मित किए हैं, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य बता रहा है भाई वो, एक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि एक खिलौने का मूल्य बता रहा हूँ मैं आपको, एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 में से कितना घटाना है, एक दिन में कितने बनाए हैं 10, 55 में से कितने बनाए हैं 10, ये घटा दिए तो कितना आ गया 45, यानी कि 45 रुपए का एक खिलौना है। ध्यान से समझ लेना भाई, 45 रुपए का एक खिलौना है हमारे पास। अब ध्यान से सुनो, उसने बोला है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये, यानी कि एक दिन की जो कमाई है उसकी, जो उसने बनाया है एक दिन में सारा खर्चा किया है, उसकी कीमत कितनी है, 750 है। इसको हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले हमें क्या समझना है, हमने मानना है। ध्यान से सुन लो भाई, मान लेते हैं हम। अब मान लेते हैं, माना एक दिन में बने खिलौनों की संख्या, ठीक है, माना एक दिन में बने खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या हमने इसमें लिख दिया, माना एक दिनों में बने खिलौनों की संख्या x लिख दिया। अब ध्यान से सुनो भाई, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य हम लिखेंगे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य। ध्यान से सुनो, अभी मैंने बताया था जैसे हम 10 बनाते हैं, एक दिन में 10 बनाते हैं, 10, उसका मूल्य क्या हुआ, 55 में से वो 10 घटा देने, 55 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ गया, 45 आ गया ना। यानी कि अब हम एक दिन में कितने बनाते हैं x, तो जो मूल्य चाहिए था हमें क्या करना है, 55 में से हमें x घटा देंगे, ये हमारा मूल्य आ गया। अब उसने कुल लागत कितनी दी है, 750, तो हम यहाँ लिख देंगे कुल लागत, कुल लागत कितनी होगी, 750 रुपये, 750 रुपये। 750 का मतलब कुल लागत कैसे होगी भाई, एक दिन में हमने 10 खिलौने बनाए, प्रत्येक खिलौने का जो रेट था वो कितना था, 45 रुपये, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 रुपये आ जाएगा, ये हमारी कुल लागत है एक दिन की। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना है, एक्स की मल्टीप्लाई करने की से 55 माइनस एक्स से वो कितना आना चाहिए हमारा, 750, ये कुल लागत आ गई हमारी। ध्यान से समझना, अगर हमने दिन में 10 खिलौने बनाए हैं, प्रत्येक खिलौना हमारा 45 रुपये का है, तो 45 रुपये का, तो 10 खिलौने कितने रुपए के हो गए, 450 रुपये के, यही बताना हमने। अगर हम दिन में x खिलौने बनाते हैं और प्रत्येक यानी कि एक खिलौना 55 माइनस एक्स का है, तो दोनों की गुणा कर देंगे तो 750 के बराबर आनी चाहिए, ये कीमत थी। बस अब हमें x की वैल्यू निकालनी है इस समीकरण को सोल्व करके, और यहाँ गुणा करते हैं इसकी, देखो पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x, अब फिर इस x की यहाँ करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 750। देखो यहाँ x माइनस का, तो इसको परली तरफ ले चलते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको परली तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस का 55x, और परली तरफ क्या था, प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये, अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन के आ गई है। अब इस द्विघात समीकरण में हमें जो लास्ट में लिखा है, जो हमें लास्ट में लिखा है 750, इस 750 के क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं, या मैं साइड में बना देता हूँ। 750 के जब आप फैक्टर बनाओगे तो सबसे पहले आप किस पे सोल्व करोगे इसको, देखो अगर आपको 25 का टेबल आता है, वैसे आपको 10वीं क्लास में हो आप, आपको 25 तक टेबल आने बहुत जरूरी है, टेबल नहीं आएंगे तो आप गुणनखंड नहीं बना सकते। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप उसको याद कर लेना। ध्यान से सुनो भाई, सबसे पहले हम इसको 25 से काटेंगे भाई, 25 दिया 75 होता है, ये 30 आ गया। अब इसको 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 पे, देखो अब ये दो फैक्टर ही बन गया हमारे पास। ध्यान से सुन लेना, 25 पे डिवाइड करने के बाद 25 और 30 आ गया हमारे पास, 25 और 30। ध्यान से देखो, हमें बीच में क्या चाहिए है, 55 चाहिए, 55 यानी कि 55 चाहिए, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैं 55 आ जाएगा। ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, 25 और 30 को जब जोड़ेंगे तो 25 और 30 55 होता है हमारा। बस हमारे दो गुणनखंड हमें मिल चुके हैं, 25 और 30 होता है। बस अब हमें ये देखना है कि माइनस का कौन सा है, प्लस का कौन सा है। देखो दोनों को ऐड करने के बाद 55 आता है, और माइनस का 55 चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे हमें माइनस का 55 चाहिए है, माइनस का 55।
तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। बस अब हमें यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है एक्स स्क्वायर, बड़े वाला आगे लिख लो -30x -25x, और प्लस में कितना होगा 750 इज इक्वल टू 0। जब हम दोनों की उनकी दोनों माइनस वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 750 भी आ जाएगा हमारा, इसलिए हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है। ध्यान से देखना भाई, अब आगे यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर -30x -25x प्लस 750। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन लूंगा मैं, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x कॉमन आ गया, x -30 बच गया। अब इन दोनों में को देखो, ये 25 के टेबल में आता है 25 भी और 75 भी, तो यहाँ से मैं कॉमन लूंगा माइनस का 25, अंदर क्या बचेगा x बचेगा, और माइनस कॉमन लिया है तो माइनस का 30 बचेगा, 25 दिया 75। देखो 750 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो 25 दिया 75 और ये जीरो साथ में तो 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है आपका 0। अब ध्यान से देखो, ये दोनों पेयर सेम आ गए तो x -30 यहाँ से कॉमन लेंगे और इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा x -25 बन जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ध्यान से सुन लेना भैया, अब बारी बारी सर के दोनों को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर टेकेंगे, इसको भी जीरो के बराबर रखेंगे, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो इस 30 को परली तरफ लेके जाओगे तो x का एक मान आ गया 30, इसको परली तरफ लेके जाओगे तो x का मान कितना आ गया 25। ये आपके x के मूल आ गए हैं, इस समीकरण के मूल ज्ञात कर दिए हमने। ठीक है, इस समीकरण के मूल ज्ञात कर दिए हैं। अब उसने, लेकिन उसने क्या पूछा, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बतानी है। खिलौनों की संख्या यानी कि x 30 आ गई। ध्यान से सुन लो भाई, दो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब x की वैल्यू पहले लोगे 25, तो मूल्य कितना आ जाएगा, मूल्य 55 माइनस 25 कर दोगे, यहाँ से कितना आ गया 30 रुपये। अगर खिलौने 30 बनाते हो तो उसका मूल्य कितना आ जाएगा, 55 माइनस 30 कितना आ जाएगा 25। ध्यान से समझ लेना भाई, अगर खिलौने 30 बनाए हैं आपने तो उसका मूल्य कितना आ जाएगा प्रत्येक का 25, अगर 25 बनाए हैं तो उसका मूल्य कितना आ जाएगा 30 रुपये। ये दोनों चीजें हमने ज्ञात कर दी हैं। ये आपका उदाहरण नंबर 1 का दूसरा पार्ट था, ये हमने सोल्व कर दिया। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। पहले दो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, अब ध्यान से सुनना भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन जो दिया है उसको समझने की कोशिश करना। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ध्यान से सुनो भाई, दो संख्याएं हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ पहली संख्या, जैसे मैं एक संख्या मान लेता हूँ, माना पहली संख्या, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पहली संख्या मान लेता हूँ, मानना पहली संख्या मान ली हमने x। ध्यान से सुन लेना भाई, पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या मान ली y, दूसरी संख्या y, एक संख्या x होगी एक y होगी, दोनों का योग x प्लस y कितना दिया है 26, यानी कि 27 दिया, यानी कि 26 27 दिया हमें, x प्लस y हमें दिया है 27। अब ध्यान से सुनो भाई, अगर मुझे यहाँ एक तो मैंने पहली संख्या तो मान ली x, अब मुझे y निकालनी है y, तो यहाँ से y दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या तो 27 में से x घट जाएगा, ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, आप इस तरह भी याद कर सकते हो, आप इस तरह भी समझ सकते हो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और सेकंड नंबर मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सेकंड नंबर निकालना है। ध्यान से सुनो भाई, सेकंड नंबर मैंने मान लिया y। अब ध्यान से सुनो, दोनों नंबर यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड का जो योग है वो कितना है 27 है, 27 ये लिख दिया हमने। फर्स्ट नंबर कितना है x और मुझे सेकंड निकालना है अब 27। अब यहाँ से मैं सेकंड निकालूंगा तो इस 27 को 27 माइनस x हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। माना पहली संख्या x होगी तो माना दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से 27 माइनस x, यानी कि इसको 27 में से घटा दोगे तो कितनी हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। सेम इसी तरह मैं बताता हूँ, पहली संख्या जो हमारी है, अगर पहली संख्या हमारी 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, दूसरी उसको 27 में से आप घटा दोगे 10 को तो क्या होगा 17। इसी तरह हमने x मानना है पहली संख्या का, तो 27 में से घटा के दूसरी संख्या लिख दी, बस ये हो गया। अब उसने क्या दिया है गुणनफल, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसको सोल्व करेंगे हम। गुणनफल का मतलब क्या है, दोनों की गुणा, x की गुणा किससे 27 माइनस x से, कितनी गुणा दे रखी है 182। बस अब इसको सिंपल गुणा करना हमने, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा मैं x की तो 27x, फिर x की गुणा यहाँ करूंगा तो माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 182। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको परली तरफ ले चलेंगे 182 की तरफ, ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 27x, ये इसी तरफ है तो 182 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर में 0। हम इस सारी रकम को
इस सारी चीज़ों को परली तरफ ले गए, इस सारी चीज़ों को, ठीक है, इस सभी को परली तरफ ले गए। 100 देखो 182 तो प्लस का था, ये पीछे लिख दिया मैंने, ये माइनस का था तो ये आगे प्लस का बना के लिख दिया, ये प्लस का था तो ये माइनस का लिख दिया। बस अब हमें ये जो 182 हमें दिया है, जो ये लास्ट में 182 दिया है, इसके हमें क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। और फैक्टर बनाने का मतलब मैंने आपको बता दिया था, गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर बना सकते हो। 2 पे जाएगा पहले, 2 नीम 18, 2 एकम 2। अब ध्यान से सुनो भाई, अब जाएगा ये 7 पे, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब जाएगा 13 पे, 13 एकम 13, तो हमारे पास 2 गुणा में 7 गुणा में 13। अब ध्यान से देखना, बीच में क्या चाहिए हमें, 27 चाहिए, 27 चाहिए, तो दोनों का पेयर, दोनों का ऐसे मूल हमें आने चाहिए, ऐसे मान हमारे आने चाहिए, एक्स की दोनों की जमा या घटा कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। अब ध्यान से देखो भाई, इसको मैं जोड़ूंगा, 7 दूनी 14, इसकी गुणा करूंगा और ये 13, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा, 27। ध्यान से सुन लो भाई, 27 हो जाएगा। उसी तरह हमें क्या चाहिए, माइनस का 27 चाहिए, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा, माइनस का 27। इसको लिख देते हैं हम। अब लिखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, बड़ी रकम पहले, माइनस 13 एक्स, और प्लस में कितना होगा 82 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब इन दोनों में से चेक करूंगा, एक्स कॉमन है तो यहाँ लिखूंगा मैं एक्स माइनस 14। अब ध्यान से देखो भाई, इसमें क्या कॉमन है, माइनस का 13 कॉमन है, माइनस का 13 कॉमन लेने के बाद आप सेम लिख सकते हो, एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू में 0। देखो ध्यान से देखना भाई, 182 को 13 से भाग करके देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो 13 एकम 13, यहाँ से बचेगा 5 और ये आ गया 2, 13 चौके कितना हो गया, 52। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद, 13 कॉमन लेने के बाद क्या बचा है, 14, इसीलिए मैंने यहाँ पे 14 लिखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चेक करते हैं इसको। अब देखो ये दोनों पेयर बिल्कुल सेम है, तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 14 कॉमन आ गया, और ये दोनों जो बचे हैं x माइनस 13 बन गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये बन गया 0। अब पहले x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और फिर बाद में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एक एक करके दोनों को 0 के बराबर। अब इसको परली तरफ भेजूंगा तो मैं प्लस का 14 हो जाएगा, x प्लस 14 आ जाएगा हमारा। इसको परली तरफ भेजूंगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13। तो हमारे जो x के मान आगे, जो दो रकम आ गई, वो आ गई कितनी, 13 और 14 आ गई। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहली संख्या कितनी है वो बतानी है। देखो पहली संख्या, अगर मैं इसको 13 मानता हूँ, इसको 13 मानता हूँ पहली संख्या, ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी मेरी, इसमें से 13 ऐड करोगे, 27 माइनस 13 कितनी आ जाएगी, 14। तो ये हमारी पहली और दूसरी संख्या है, 13 और 14, ये हमने इसको ज्ञात कर दिया है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 13 और 14 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं उसे देखने के लिए। यहाँ देखते हैं, अब ध्यान से समझ लेना इसको। देखो भाई, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना दिया है। पहले तो आप ये समझो, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार है। लगातार का मतलब होता है जैसे 6 है एक नंबर, तो दूसरा क्या है 7, फिर 8, लगातार वाले, कंटिन्यू वाले, ठीक है, लगातार। समझो आप, जैसे मैंने 10 बोल दिया एक नंबर, दो क्रमागत चाहिए, दो चाहिए, तो इससे अगला 11, यानी कि प्लस एक करने के बाद जो आएगा नेक्स्ट वाला, लगातार। ठीक है, और धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला, पॉजिटिव। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, पूरा अंक लेना हमने, पॉइंट वाला नहीं लेना, 2 लेनी है, 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है। पॉइंट वाला नहीं लेना, 0.5, 0.7 या 7.5, ये वाले नहीं लेने, पूरे पूरे अंक जो होते हैं वो लेने हैं। ठीक है, ज्ञात कीजिए, दो पूर्णांक ज्ञात करने हैं, तो मैं मान लेता हूँ वही, माना पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पहला धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक लिखना है आपको। ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक, ये मान लिया मैंने x। अब ध्यान से सुनो भाई, लगातार वाला था, लगातार वाला, तो दूसरा क्या होगा, जैसे एक मानना मैंने 10, तो अगला क्या होगा 11, इसमें क्या किया, +1 तो किया है। अब एक x मान लिया तो अगला क्या होगा, x+1, तो इसको लिख देंगे हम, माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा हमारा, x+1 होगा, क्योंकि लगातार पूछे हैं तो एक एक ऐड होता चलेगा, एक एक जुड़ता चलेगा, उसमें दो हो गए। अब उसने क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग इतना दिया है, तो अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे हम। वर्गों का योग यानी कि इसका वर्ग करोगे पहले x², फिर प्लस में इसका वर्ग करोगे x+1 का वर्ग, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, एक फॉर्मूला होता है a जमा b का वर्ग, ये मैंने 4.1 में आपको बताए थे 5 फॉर्मूले, उनको अच्छी तरह से याद कर लेना, उनको पढ़ लेना। इस प्रश्नावली को देखने से पहले 4.1 जरूर देख लेना। अब ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² जमा b² जमा 2ab, या आप ये बोल सकते हो a की 2 b की 2 जमा 2ab, ये भी बोल सकते हो आप। अब इसमें हमें यही फॉर्मूला लगाना है प्लस वाला, तो यहाँ लिखेंगे हम x² जमा a की 2 जमा b की 2, 1 की 2 1 होता है, जमा 2 a है यहाँ पे x और
1, ये हो गया 365। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर, ये होगा एक। अब देखो दो की मल्टीप्लाई एक से करोगे तो दो, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 365। अब इस 365 को इस तरफ ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस में 2x में आगे लिखूंगा प्लस में 1, ये माइनस हो जाएगा 365 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान से देखो भाई, ये एक प्लस का और ये माइनस का, तो ये घट जाएगा एक, इसमें से 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से घटाओगे तो इसको 364 हो जाएगा, माइनस का एक बराबर 0। अब ध्यान से देखो भाई, हमारे पास ये समीकरण आ गई। अब इसमें देखो सभी में दो का कॉमन दिखाई दे रहा है, दो का कॉमन, तो मैं पहले इसको छोटी कर लेता हूँ यहाँ पे, यानी कि दो का कॉमन ले लिया मैंने इसमें, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया एक्स प्लस का एक्स, ये माइनस। अब इसको दो से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। अब इस दो की मल्टीप्लाई यहाँ परली तरफ जाएगा, ये नीचे से जीरो के डिवाइड में, जीरो के डिवाइड में कुछ भी आ जाए तो यहाँ क्या होगा, वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये जीरो, तो ये दो खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण में हमें वही काम करना है कि 182 के हमें क्या बनाने हैं, गुणनफल। तो हम इसको पहले चेक करेंगे, तो पहले इसको डिवाइड करेंगे दो से, देखो दो नीम 18, दो एकम दो। अब फिर से वही सात पे जाएगा, ये सात एकम सात, सात या 21, ये बन गया यहाँ पे 13 पे फिर एक, ये बन गया 2 गुणा 7 गुणा 13। अब देखो इन दोनों को गुणा करोगे 14 और ये बन गया 13। देखो अब हमें बीच में क्या चाहिए, x चाहिए, किसका, प्लस का, प्लस का एक चाहिए हमें, तो 14 में से 13 घटाओगे तो एक आ गया। प्लस का चाहिए तो बड़ी रकम को प्लस का ले लेते हैं, छोटी को माइनस का। बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, ये हमारे दो गुणनखंड बने थे इसके, और माइनस 182 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। अब इन दोनों में चेक करते हैं, x कॉमन है तो यहाँ लिखूंगा मैं x प्लस 14। अब यहाँ इन दोनों में चेक करोगे तो आप 13 कॉमन है, यानी कि माइनस 13 लेने के बाद सेम लिख दोगे आप, x प्लस 14 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्योंकि 182 के जो फैक्टर बने हैं वो 13 और 14 बने हैं। अगर हमने 13 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 14 बचेगा। अगर हम 14 कॉमन ले लेते तो 13 बच गया, तो यहाँ पे हमने 13 कॉमन लिया तो 14 बच गया। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है तो x प्लस 14 एक लिखेंगे हम, और इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, x माइनस 13 का एक पेयर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इज इक्वल टू x प्लस 14 को एक बार जीरो लिखो, जीरो के इक्वल लिखोगे आप, और फिर x माइनस 13 को, यानी कि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू, इस 14 को परली तरफ लेके जाओगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, और इसको परली तरफ लेके जाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, 13। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखना आपने, माइनस वाली आप नेग्लेक्ट करोगे, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी आपको, धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक आ गया, ये माइनस वाला आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 13। x की वैल्यू यानी कि पहला जो आपका आप लिखोगे यहाँ, पहला पूर्णांक आपका क्या आया है, 13। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, लगातार वाला देखना है तो दूसरा पूर्णांक इससे अगला क्या होगा, 14 हो जाएगा। x प्लस, यानी कि x का मान आपका 13 आया है, तो यहाँ 13 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो पहला पूर्णांक 13 आ गया, दूसरा पूर्णांक आपका कितना आ गया, 14 आ गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे, अगले पेज पे। ठीक है भाई, देखो ध्यान दो, पांचवें क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ध्यान से देखना पांचवा क्वेश्चन। इसने बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम तो आपको समकोण त्रिभुज समझना है। समकोण त्रिभुज मैं यहाँ बना देता हूँ, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होती है, जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ध्यान से देखना भाई, देख लेता हूँ मैं कोई। समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री का, ये बनती है समकोण त्रिभुज। ये वाला कोण जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। अब ध्यान से सुनो, इसमें तीन चीजें होती हैं। नीचे वाले को तो हम बोलते हैं आधार, ठीक है, जिसपे 90 डिग्री का बना है वो उसको बोलते हैं हम लंब, और बड़ी वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। ध्यान से समझ लेना भाई, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काम की चीजें हैं, ये बोल दिया हमने। अब जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो इसमें एक थ्योरम लगती है, पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय लगती है इसमें। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं उसको, पाइथागोरस परिमेय, यानी कि ये होती है हमारी कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है किसका, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, इसके बराबर होता है। ये ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम क्वेश्चन सोचते हैं। देखो इस लंब को हम ऊंचाई भी बोलते हैं, ये लंब ही हमारा क्या होता है, ऊंचाई। अब ध्यान से देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इससे कम है। अगर मान लो ये 10 है तो इससे 7 कम ये 3 है, ये क्वेश्चन में दिया है। ध्यान से समझ लेना भाई, आधार से कम है। ठीक है,
आधार से कम दे रखी है उसने, 7 कम, आधार से 7 कम। अब ध्यान से सुनो भाई, आधार मान लिया मैंने x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7। यदि कर्ण 13 है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13 है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, दो भुजाएं ज्ञात करनी है। अब ध्यान से सुन लो भाई, यहाँ पे आ जाओ, मैं लिख देता हूँ माना आधार, मान लिया हमने आधार x, ठीक है। फिर क्या होगी हमारी, माना ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी इससे 7 कम, माइनस 7, x माइनस 7 हो जाएगी। और कर्ण की वैल्यू कितनी दी है, कर्ण का मान कितना दिया है 13। बस अब हमें क्या लिखना है, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय द्वारा, पाइथागोरस परिमेय द्वारा ये लिखना हमें, ठीक है। पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय द्वारा ये लिख देना हमने। पाइथागोरस परिमेय का मतलब क्या है, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग होता है। कर्ण हमें कितना दिया है, 13 दिया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू क्या होगा आपका, आधार का वर्ग और जमा में लंब का वर्ग, ये होगा आपका लंब का वर्ग। अब ध्यान से देखना, कर्ण कितना अपना 13 दिया है, इसका वर्ग, आधार हमने माना है x, इसका वर्ग जमा में x माइनस 7 का वर्ग। अब देखो 13 का वर्ग होता है 169, ये आप सभी को पता होगा, 20 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए अगर आप मैथ करना चाह रहे हो तो। अब ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का वर्ग, ये 4.1 में मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे। तो a का वर्ग जमा b का वर्ग और घटा 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे x का वर्ग, फिर 7 का वर्ग लिखेंगे हम यहाँ पे, और माइनस 2 गुणा में x और गुणा में 7, यानी कि 2ab। अब देखो 169 तो हो गया। अब ये एक्स स्केयर और एक्स स्केयर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्केयर। 7 का वर्ग अगर मैं खोलूंगा तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब 7 की गुणा 2 से यहाँ करोगे, माइनस का 14x आ जाएगा। अब इस 169 को यहाँ इस तरफ ले आओ, क्योंकि हमने द्विघात समीकरण बनानी है और द्विघात समीकरण के एक तरफ क्या होता है, 0 होता है। इस 169 को आप इस तरफ लेके आएंगे हम, तो यहाँ बनेगा आपका 2x स्केयर प्लस 49 माइनस 14x, और ये माइनस में आ जाएगा पीछे, माइनस 169 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अब ध्यान से देखना भाई, ये वाला इन दोनों को उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 14 यानी कि 49 माइनस 169। अब ध्यान से देखना भाई, छोटे में से बड़ा घट रहा है तो आप इसको घटा दोगे, 0, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 12, 120। और ये किस चीज़ का आ गया, माइनस का, तो मैं यहाँ लिखूंगा डायरेक्ट 2x स्क्वायर, ये पहले लिखूंगा x वाली रकम x वाली, यानी कि माइनस 14x और माइनस 120 बच गया, इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0 आ गया, 0। अब ध्यान से देखो भाई, ये भी 2 है, ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में, तो 2 कॉमन ले लेंगे छोटा बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये 2 छिके 12, 0, 60 हो जाएगा, और ये 0, इस 2 की मल्टीप्लाई 0 को में करेंगे तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण आ गई। बस इस समीकरण में अब हमें क्या बनाना है, 60 के फैक्टर बनाने हैं, 60 के यानी कि गुणनखंड बनाने हैं, जो कि क्या हो, जिसको गुणा करने पर तो हमारा 60 आना चाहिए, और जमा या घटा करने पर क्या आना चाहिए, हमारा पास 7 आना चाहिए हमारे पास। अब 60 को मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, 60 के फैक्टर बनाएंगे, 2 पे जाएगा पहले 30, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 15। अब ये 3 से डिवाइड होगा 15, 3 पंजे 15, 5 से होगा 5 एकम 5। हमारे पास जो फैक्टर आ गए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आ गए। अब हमें क्या लेके आना है, बीच में लेके आना है हमें 7। तो हम क्या करेंगे, देखो 5, पहले 2 की और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, और 4, 3 और 5 हो गया। ध्यान से देखना भाई, 4 3 कितना हो गया, 12, 12 और 5 के फैक्टर बन गए। देखो 12 और 5 के फैक्टर कैसे बन गए, 12 में से 5 घटाओगे कितना आ गया, 7। लेकिन 7 किस चीज़ का है, माइनस का, तो बड़ी रकम क्या हो जाएगी, माइनस की। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, दो फैक्टर हमारे बने हैं, माइनस 12 और 5, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, और माइनस 5x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बड़ी रकम माइनस की लेनी है, वो हमने आगे लिख दी। इन दोनों में आप चेक करोगे तो x कॉमन है, x माइनस 12 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में प्लस का 5 कॉमन है, तो x, ये 12 पंजे 60 होता है, तो ये सेम बन गया पेयर, यहाँ पे ये दोनों देखो सेम पेयर बन गया, तो x माइनस 12 और इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ध्यान से देखो भाई, बारी बारी सर दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे, 5 इज इक्वल टू में 0। अब देखो x इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको 12 को परली तरफ लेके जाओगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। अब इसको परली तरफ लेके जाओगे तो माइनस का 5 आ जाएगा।
देखो माइनस वाली को आप नेगलेक्ट करोगे क्योंकि इसको नहीं लेना है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजा माइनस में नहीं होती, हमेशा प्लस में होती है। तो यहाँ x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 12, और x हमने क्या माना था आधार, तो आपका आधार क्या आ गया, आधार का मान आ गया आपका 12। और ऊंचाई क्या मानी थी हमने, ऊंचाई क्या थी, इससे 7 कम थी, तो 12 में से आप 7 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5। अब ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 12 आ गई, ये आपके पास 5 आ गई, 5 12 और 13, ये तीनों भुजाएं होंगी हैं, ठीक है। ऊंचाई आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, और मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। जैसा एग्जांपल हमने किया था वैसा ही टाइप का कुछ क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो भाई। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से समझ लेना। देखो उसने बोला है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। कुछ बर्तनों का मैं मान लेता हूँ भाई 10 बर्तन बनाते हैं एक दिन में, एक दिन में बर्तन बनाते हैं 10। मैं पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आगे देखो, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो प्रत्येक बर्तन उसने बनाया है उसकी निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यानी कि एक बर्तन की कीमत बता रखी है भाई उसने, एक बर्तन की कीमत, एक बर्तन की कीमत जो उसने पूरे दिन में 10 बनाए थे, इस 10 का 3 गुना, इस 10 के 2 गुने से 3 अधिक, यानी कि इस 10 के 2 गुने से 3 अधिक है। कितनी अधिक है, 3 अधिक है। तो 10 का 2 गुना 20 प्लस 3 यानी कि 23 है। ध्यान से समझ लेना अब क्वेश्चन में क्या बोला है। अब मैं मानता हूं यहाँ पे, अब यहाँ आ जाओ। माना माना एक दिन है, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या मान लेते हैं हम, ये मान लिया हमने x, ठीक है भाई। प्रत्येक नग यानी कि प्रत्येक बर्तन की मान लेते हैं हम, प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक प्रत्येक बर्तन की लागत उसने क्या बताया है, जो संख्या हमने जितने बर्तन बनाए उसके दुगने से 3 अधिक, यानी कि x का दुगना 2x जमा 3 अधिक, इससे 3 अधिक है। और उस दिन की उसने आगे क्या दिया है, उस दिन की कुल लागत कितनी है, 90 रुपए। ध्यान से सुनो भाई, 10 बर्तन बनाए हैं, प्रत्येक का 23 रुपए है, तो पूरे दिन में कितनी लागत लगी, 230 रुपए। बस यही बताना है, यही आपको समझाना था। यानी कि जो कुल लागत दी है वो इन दोनों का क्या है, गुना है। यहाँ लिख देते हैं हम कुल लागत, कुल लागत क्वेश्चन में कितनी दी है, 90 यानी कि 90 रुपए। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है 90 रुपए। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो कुल लागत होती है इन दोनों की गुणा होती है, यानी कि x की गुणा किससे करेंगे, 2x जमा 3 से करेंगे तो किसके बराबर आता है, 90 के बराबर आता है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की अंदर करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x की इससे करूंगा तो मैं प्लस 3x इज इक्वल टू क्या होगा 90। इस 90 को इस तरफ लेके आएंगे, 2x स्क्वायर जमा 3x घटा 90 बराबर में क्या आ गया 0। अब ध्यान से सुनो, अब बनाने हैं फैक्टर, द्विघात समीकरण आ गई। इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे क्योंकि x हमें क्या चाहिए, अकेला चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई x के साथ जो भी होता है इसके पीछे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90 दूनी कितना हो गया 180। तो इस 180 के हम साइड में यहाँ फैक्टर बना लेते हैं। जैसे 2 से जाएगा 2, फिर ये जाएगा, फिर से जाएगा 2 पे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, अब जाएगा ये 3 पे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर से 3 पे, 3 पंजे 15, अब 5 पे, 5 एकम 5। अब ध्यान से देखो वही मैं लिख देता हूँ, 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 5 गुना 5। आपको यहाँ से छाटने हैं वो फैक्टर जिनकी जिनको जोड़ने पे या घटाने पे हमारे पास 3 आना चाहिए, 3, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता देता हूँ जो भी आपके फैक्टर बनेंगे। ये हो गया 5 3 15, ठीक है। यहाँ पे आपका बन गया 5 3 15 और 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 12 और 15 आपके फैक्टर बन गए हैं, ठीक है। देखो 15 और 12 का डिफरेंस कितना है, 3 का, 15 और 12 का 3 का डिफरेंस है। तो ध्यान से देखो भाई, प्लस का 3x चाहिए तो हम बड़ी रकम प्लस की लेंगे और छोटी माइनस की, तभी तो हमारा 3 आएगा। 15 में से 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। ये 3 ही हमें चाहिए, तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे 2x स्क्वायर, पहले बड़ी रकम प्लस की बड़ी रकम है तो 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये बराबर 0 आ गया। ये दो फैक्टर बनने के बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। अब इन दोनों में चेक करना हमने, देखो कोई कॉमन नहीं है, एक्स एक्स कॉमन है तो यहाँ एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 आ जाएगा। अब यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, 12, तो ये तो बचेगा x, और 12 इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। 12 इसमें से कॉमन लेंगे हम, 12 कॉमन नहीं आएगा, इसमें से कॉमन आएगा 6, ठीक है। 15 छिके 90 और 6 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमें
इसके जैसा पेयर बनाना, तो यहाँ कॉमन लोगे आप 6, तो ये बचेगा 2x और यहाँ माइनस का 15 छिक्के 90 होता है, माइनस कॉमन लिया तो अंदर हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस का ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। -6 कॉमन ले लिया आपने। अब ध्यान से सुनो भाई, ये दोनों पेयर बिल्कुल सेम बना दिया हमने, यहाँ लिख देते हैं, इनमें से तो एक कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 15 आ जाएगा हमारा कॉमन, और इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, ये क्या बनेगा, x माइनस 6 बन जाएगा हमारा पेयर, x माइनस 6 लिख देता हूँ, सॉरी, ठीक है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे हम, इज इक्वल टू 0, और एक बार इसको x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहले 15 इस तरफ जाएगा, 2x माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15। अब ये दो मल्टीप्लाई में है, x निकालना है, तो ये परली तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू एक तो आ गई हमारे पास -15/2, इस 6 को परली तरफ भेजेंगे तो x का 6 हो जाएगा। एक तो वैल्यू आ गई -15/2 और एक वैल्यू आ गई 6। देखो, कोई भी किसी भी चीज की कीमत जो रुपए हैं वो माइनस में नहीं होते, तो यहाँ हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 6। यानी कि जो एक दिन में बर्तनों की संख्या थी, बर्तनों की संख्या कितनी है, बर्तनों की संख्या का जो हमारा उत्तर आया वो कितना आया, 6। तो लागत कितनी होगी, लागत, लागत क्या बताई थी इसने, दुगने से 3 अधिक, यहाँ x की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, दुगने से अधिक 3 अधिक, यानी कि प्लस का 3 कितनी होगी, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपए, ये लागत होगी, ये बर्तन होंगे। बस अब देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 15 छिक्के 90, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया भी है, यहाँ से आपका आंसर सेटिस्फाई भी हो जाता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज होती है खत्म, और 4.3 के लिए हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करते रहना। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट डाल देना, मैं आपके लिए कोई रील वगैरह या शॉर्ट्स वगैरह बना के उस क्वेश्चन को सोल्व दोबारा से करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद, और बड़े ही ध्यान से देखना, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो लिखे हैं, फॉर्मूले लिखे हैं, वो अपने कॉपी पेन लेके नोट करते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।